नमस्कार, गार्गी क्लासेज में आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान विषय में अपन नेट के सिलेबस को कवर कर रहे थे। नेट के सिलेबस में पिछले वीडियो में अपन ने स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे कॉन्सेप्ट देखे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हुए अपना अगला टॉपिक आता है अधिकार। अधिकार क्या होते हैं, बेसिकली अधिकार के बारे में अपन क्या पढ़ने वाले हैं नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, अधिकार पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो उनके सिद्धांतों के ऊपर आते हैं कि अधिकार के बारे में कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं और कौन कौन से विचारक किसके समर्थक हैं। जैसे अपन कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे, अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत, अधिकारों का व्यक्तिवादी सिद्धांत, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, कानूनी सिद्धांत। तो कौन से थिंकर हैं जो कानूनी सिद्धांत को मानते हैं, कौन से विचारक हैं जो वैधानिक सिद्धांत को मानते हैं, उदारवादी सिद्धांत को मानते हैं, व्यक्तिवादी सिद्धांत को मानते हैं। मार्क्सवादी हैं तो वे अधिकारों के संबंध में क्या कहते हैं, नारीवादी क्या कहते हैं। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अपने सिलेबस की जहाँ पे अपन ये पहला ही सिलेबस पढ़ रहे हैं, जिनमें सिद्धांत दिए हुए हैं जो अपन पढ़ रहे हैं अभी अधिकार, उसी यूनिट में उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद दिए हुए हैं। तो जब अपन उदारवाद को पढ़ेंगे तो वहाँ भी पढ़ेंगे कि उदारवादियों ने अधिकार के बारे में क्या कहा है, और अपन यहाँ भी पढ़ रहे हैं कि अधिकार के बारे में उदारवादियों ने क्या क्या कहा है। तो सिलेबस में टॉपिक अपने आप में कोरिलेट करते हैं, जो मैं आपको बोलता रहता हूँ आए दिन कि सिलेबस को लेंथी ना समझें। धीरे धीरे जब आप सारे टॉपिक पढ़ लोगे तब आप खुद देखिएगा कि सारे कॉन्सेप्ट आपस में जुड़े हुए हैं। आइए अपन टॉपिक पे बात करते हैं। अधिकार को सबसे पहले तो अपन अधिकार का अर्थ समझते हैं। अधिकार लैटिन भाषा के रिसिलिया शब्द से बना है, RISHLIA, जिसका अर्थ होता है विवेकपूर्ण मांग। यानी एक बात समझने की है कि अधिकार में विवेक होगा। अगर किसी में विवेक नहीं है तो अधिकारी नहीं है अधिकार लेने का। विवेकपूर्ण मांग है ये व्यक्ति की। व्यक्ति समझता है मेरे लिए क्या गलत है और क्या सही है, तो विवेकपूर्ण मांग है। ग्रीन ने एक कोटेशन आती है ग्रीन की, यहाँ पे अपन अर्थ की बात कर रहे हैं कि किन किन थिंकर्स ने क्या क्या कहा है। तो ग्रीन कहते हैं अधिकार शक्ति है। कैसी शक्ति है? जो लोक कल्याण के लिए व्यक्ति हित में लागू की जाती है, यानी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रतिपादक है। अपन जानते हैं कि ग्रीन के बारे में कि ये नकारात्मक और सकारात्मक जो उदारवाद है उसकी योजक कड़ी है। नकारात्मक उदारवाद, जहां अपन ने स्वतंत्रता पढ़ी थी, यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि एक सीक्वेंस में चल रहे हैं अपन। तो जब नकारात्मक स्वतंत्रता अपन ने पढ़ी तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि नकारात्मक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, व्यक्ति अपना हित स्वयं जानता है, राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा, राज्य केवल सुरक्षात्मक कार्य करेगा। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति का जब स्वतंत्रता में राज्य का हस्तक्षेप होगा, यानी राज्य सुधारात्मक काम भी करेगा। ध्यान से सुनिएगा, नकारात्मक स्वतंत्रता में केवल सुरक्षात्मक कार्य करता है राज्य, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता में सुरक्षात्मक के साथ साथ सुधारात्मक काम भी करेगा। तो नकारात्मक स्वतंत्रता मतलब नकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक स्वतंत्रता की बात सकारात्मक उदारवादी। तो ग्रीन उस सकारात्मक और नकारात्मक जो उदारवाद है उसके बीच की कड़ी है। फिर सालमंड की कोटेशन दी हुई है कि सत्य के स्वीकृत नियम और सर्वहित की स्वीकृति अधिकार है जो दूसरों के अधिकार क्षेत्र में आक्रमण नहीं करती है। वाइल्ड, कुछ विवेकपूर्ण कार्य करने की स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण मांग ही अधिकार है। कार्य भी विवेकपूर्ण होना चाहिए और मांग भी विवेकपूर्ण होनी चाहिए। वाल्ड साहब की कोटेशन है। बोसांके एक आदर्शवादी विचारक हैं, बोसांके, इन्होंने कहा है अधिकार व्यक्ति की वह मांग है, अधिकार व्यक्ति की वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू कर देता है। समझना, यहीं से अपनी परिभाषा निकल करके आएगी, यहीं से अधिकारों की विशेषता निकल करके आएगी। इसलिए एक एक परिभाषा को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बोसांकी क्या कह रहा है? अधिकार व्यक्ति की वह मांग है। कैसी मांग है? जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है।
यानी राज्य कोई ऐसा अधिकार नहीं बना सकता है जिसे समाज स्वीकृति नहीं दे। ध्यान देने की बात है कि समाज की स्वीकृति अनिवार्य है। अगर अपन एग्जाम्पल लें तो हाल ही में आईपीसी की एक धारा 377 जिसमें समलैंगिक विवाह को अनुमति दी गई है और कहीं पर भी कोई आंदोलन नहीं हुआ, कहीं पर भी पूरे देश में कोई विरोध नहीं हुआ भारत में। इसका रीज़न क्या था? क्योंकि समाज ने स्वीकृति दे दी थी। अगर यही कानून आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले बनाया जाता, यानी इसको हटा दिया जाता, जो समलैंगिक विवाह करना कानूनन अपराध था, अगर इसको हटा दिया जाता, ये कहा जाता कि अपराध नहीं होगा, तो कितना बड़ा जन आंदोलन हो सकता था। जबकि अब नहीं हुआ। कारण क्या है? अब समाज ने स्वीकृति दे दी और राज्य ने लागू कर दिया। तो बोसांग के साहब की कोटेशन से परिभाषा निकल करके आएगी कि समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। फिर अपन बात करें लास्की की कोटेशन। लास्की, अधिकार व्यक्ति की वे आवश्यक परिस्थितियां हैं जिनके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का उच्चतर विकास नहीं कर सकता है। यानी व्यक्ति अपना विकास तभी कर सकता है जब उसे अधिकार दिए जाएंगे। मेकन, अधिकार लोक कल्याण की आवश्यक परिस्थितियां हैं जो सर्वहित और व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक दशाएं उत्पन्न करती हैं। अब यहां से इन्हीं कोटेशंस में से अपन परिभाषा निकालने की कोशिश करते हैं कि अधिकार व्यक्ति की विवेकपूर्ण मांग है। एक तो विवेक रहेगा, उसमें विवेकपूर्ण मांग है। कैसी विवेकपूर्ण मांग है? समाज मान्यता देगा और राज्य लागू करेगा। अगर समाज मान्यता नहीं देता है तो ऐसा कोई भी अधिकार राज्य लागू नहीं कर सकता है। जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की उच्चतम दशाओं को प्राप्त करके समाज में अपना समायोजन कर लेता है। देखिए इसमें क्या क्या वर्ड है अपने काम के। एक तो ये कि अधिकार विवेकपूर्ण मांग है, समाज मान्यता देता है, राज्य लागू करता है। और आवश्यक क्यों है? इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी उच्चतम दशाओं को प्राप्त कर सकता है, यानी जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं का सही प्रकार से दोहन कर सकता है यदि उसे अधिकार दिए जाए। अधिकार की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? परिभाषाओं के आधार पर अधिकार की निम्न विशेषताएं हो सकती हैं। क्या क्या विशेषता होगी? नंबर 1, विवेकपूर्ण मांग है व्यक्तित्व विकास के लिए। विवेक है तो इसमें नैतिकता रहेगी। अगर विवेकपूर्ण मांग है तो उसमें नैतिकता का पुट होगा, सदाचार का पुट लिए हुए होगी। अधिकारों की प्रकृति लोक कल्याणकारी होती है, इसलिए व्यक्ति इनका प्रयोग भी लोकहित में ही करता है। ये भेदभाव रहित समानता पर आधारित होगी। प्रकृति व्यापक होगी, प्रकृति व्यापक होगी। ऊपर वाला पॉइंट देखिए आप, ये भेदभाव रहित समानता पर आधारित होगी। कौन सी समानता? अवसर की समानता पर आधारित होनी चाहिए। प्रकृति व्यापक होगी और अनुचित प्रतिबंध के द्वारा किसी के अधिकार को नहीं छीना जाएगा। प्रतिबंध होंगे, क्योंकि यदि प्रतिबंध नहीं होंगे तो एक व्यक्ति के अधिकार दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर लेंगे। तो प्रतिबंध आवश्यक, लेकिन प्रतिबंध कैसे होंगे? उचित प्रतिबंध होंगे, युक्त प्रतिबंध होंगे। याद कीजिए अपने भारतीय संविधान को, जहां पर अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में, वहां पे युक्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। तो अनुचित प्रतिबंध नहीं होंगे। प्रतिबंध कैसे होंगे? उचित प्रतिबंध होंगे। लॉकडाउन के बाद में जब बोर्ड पे क्लास लूँगा तब आप देखना बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि नोट्सों में से ही ये PDF बना करके बताना होता है। जो रिसोर्सेज हैं अभी लॉकडाउन की वजह से वो ये मोबाइल ही है तो प्रकृति व्यापक होगी, अनुचित प्रतिबंध नहीं होंगे। सामाजिक मान्यता और सामाजिक स्वीकृति के आधार पर अधिकार स्वीकार होंगे। ये ऊपर आगे पॉइंट की सामाजिक मान्यता आवश्यक है। राज्य हमारे अधिकारों का संरक्षण करता है, राज्य हमारे अधिकारों का संरक्षण करता है, अतः अंतिम स्वीकृति भी राज्य की होगी। राज्य का आवश्यक कार्य होगा कि वह अधिकारों को संरक्षित करते हुए अधिकारों के प्रयोग के लिए आवश्यक परिस्थितियां निर्धारित करें। ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पे अपन सिद्धांतों में जाने से पहले एक चीज समझते हैं। अपन अधिकारों के प्रकार में एक नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार आएगा। पहले अपन नकारात्मक अधिकार को समझते हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोज में स्वतंत्रता में नकारात्मक स्वतंत्रता देखी है,
समानता में या न्याय में प्रक्रियात्मक न्याय और समानता में औपचारिक समानता या वैधानिक समानता, औपचारिक समानता या वैधानिक समानता, और न्याय में प्रक्रियात्मक न्याय। अगर ये तीन चीज़ें आपने समझी हैं तो आपको नकारात्मक अधिकार को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। नकारात्मक अधिकार का मतलब है राज्य में व्यक्ति की गतिविधियों पर राज्य की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होगा, यानी व्यक्ति को खुला छोड़ दिया गया है। यह है नकारात्मक अधिकार। जैसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एक नकारात्मक अधिकार है, लेकिन राज्य उसके ऊपर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाता है। जैसे अनुच्छेद 19(1) क में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) में प्रतिबंध लगाया गया है, युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य ने प्रतिबंध लगाया है। क्यों लगाया है? कि दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं हो। तो ये अधिकारों की सकारात्मक प्रकृति को दर्शाता है। तो ये है नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार। अधिकार विषयक सिद्धांतों की बात करते हैं अपन। सबसे पहले प्राकृतिक सिद्धांत। प्राकृतिक सिद्धांत को समझने से पहले अपन समझते हैं प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं। प्राकृतिक अधिकार का तात्पर्य इसके नाम में छिपा हुआ है। इसका जो अर्थ है, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार है, ऐसे अधिकार जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं। प्राकृतिक अधिकारों का सबसे प्रबल समर्थक जॉन लॉक, जो 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की मांग करता है। एक तो स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो जॉन लॉक 3 प्राकृतिक अधिकारों की मांग करता है। समझौतावादी सिद्धांत में अपन पढ़ेंगे, अपने सिलेबस में भी है जॉन लॉक विचारकों में। तो ये प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक और कौन कौन है? हॉब्स, लॉक, रूसो, प्रिस्टले, हुकर, वॉल्टेयर, मिल्टन, थॉमस पेन। थॉमस पेन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्राकृतिक अधिकारों की मांग करता है। तो ये प्रकृति ने दिए हैं, यानी ये अधिकार कैसे हैं? जन्मजात अधिकार हैं और प्राकृतिक मानता है। ये सर्वसिद्ध होते हैं, सर्वव्यापक और निरपेक्ष होते हैं। सर्वसिद्ध, सर्वव्यापक यानी इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जैसे जीवन जीने का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है। आप इंडिया में रहें, यानी देश काल परिस्थिति के अनुसार ये बदलते नहीं हैं, चाहे किसी दूसरे देश में चले जाएं, ये अधिकार सर्वसिद्ध होंगे। वही प्राणदेहिक स्वतंत्रता का अधिकार सबके पास में है। जीवन जीने का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है, प्रकृति ने दिया है। ये सर्वव्यापक होगा, निरपेक्ष होगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। ये किसी अधिकार से सापेक्ष तुलना नहीं की जा सकती है और जन्म से प्राप्त होता है। इसके मूल में प्राकृतिक आधार छिपा हुआ है। तिलक साहब की कोटेशन आती है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। लोग, जैसा कि मैंने बताया, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता को प्राकृतिक अधिकार मानता है। हॉब्स ये कहता है कि सुरक्षा का आधार प्रकृति ने प्रदान किया है। कौन सा है इसका प्राकृतिक आधार? सुरक्षा का अधिकार इसका प्राकृतिक आधार है, और सुरक्षा के लिए ये सर्वसत्तावाद का जनक बन जाता है, सर्वसत्तावाद की स्थापना कर देता है। पढ़ेंगे अपन आगे क्या होता है सर्वसत्तावाद। अभी आप अधिकार को समझिए। अतः अधिकार राज्य निरपेक्ष होते हुए भी व्यक्ति के लिए आवश्यक दशाएं बन जाती हैं। प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना कानूनी अधिकार के समर्थकों ने किया है। ऑब्वियसली कानूनी अधिकार में क्या मानेंगे कि जो राज्य ने कानून बना करके अधिकार दिया है वो तो अधिकार है, और यदि राज्य ने कोई कानून बना करके अधिकार नहीं दिया है, ऐसा कोई भी अधिकार की बात करना निरर्थक है। ये कहना है कानूनी अधिकार के समर्थकों का। नाम में छिपा हुआ कानूनी अधिकार का मतलब जो कानून बना करके दिया गया है। तो कानूनी अधिकार के समर्थक है, इसकी आलोचना करते हैं। बेंथम कहता है निंदनीय और काल्पनिक अधिकार का सिद्धांत है। ये भी कहता है कि उपहास, मुझे हंसी आती है इस अधिकार के ऊपर जब आप प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं। प्रकृति का विलोम जब कृत्रिम होता है, प्रकृति का विलोम कृत्रिम होता है तो प्राकृतिक अधिकार जैसी कोई बात ही नहीं होती है। और कृत्रिम अधिकार, प्रकृति का विलोम यानी प्राकृतिक अधिकार है, और इसका अपोजिट क्या होगा? कृत्रिम अधिकार। कृत्रिम अधिकार कौन से हैं? जो कानून बना करके दिए हैं, ये कृत्रिम अधिकार है। जबकि अधिकार कैसे होते हैं? सामाजिक होते हैं। अधिकार बौद्धिक विकास ही नहीं वरन आंतरिक विकास के लिए भी होते हैं। आप केवल बौद्धिक विकास की बात कर रहे हो, जबकि अधिकार आंतरिक विकास के लिए भी होते हैं। ऐसी आलोचना इसके लिए की जाती है।
फिर प्राकृतिक अधिकार के लिए कहा जाता है कि कुछ अधिकार निर्मित भी होते हैं, जैसे धर्मनिरपेक्षता। प्रकृति ने तो सब कुछ समान बनाया था, लेकिन धर्मनिरपेक्षता जैसे अधिकार बनाने पड़े। प्राकृतिक अधिकारों को लेकर मतभेद है। दहेज प्रथा, दास प्रथा ईजाद कर दी गई है, तो क्या ये प्राकृतिक अधिकार है? जैसे अरस्तु प्राकृतिक अधिकार वो मानता है दास प्रथा को, कि दास प्रथा तो कुछ लोग जन्मजात पैदा ही इसलिए होते हैं कि उन्हें दास बनना है, ये मानना है अरस्तु का। तो क्या तो प्राकृतिक अधिकारों को लेकर के विचारकों में ये मतभेद है। फिर इसकी आलोचना है, ये अधिकार अस्पष्ट होने के कारण हमेशा विवादास्पद बने रहते हैं। ये राज्य को कृत्रिम संस्था मानते हैं, प्राकृतिक अधिकार राज्य को कृत्रिम संस्था मानते हैं कि राज्य को बनाया गया है और वो हमारे अधिकारों का संरक्षण करेगा। इवन हॉब्स भी यही बात कहता है, जबकि राज्य स्वाभाविक संस्था का परिणाम होता है, एक उत्तरोत्तर विकास हुआ है। स्वाभाविक संस्था का मतलब एक उत्तरोत्तर विकास हुआ है राज्य का। राज्य की अनुपस्थिति में अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। ये प्राकृतिक अधिकार था, कुछ भी नहीं है। आपको जैसे आप अगला अधिकार पढ़ो, एक बार पिछले वाला रिवाइज कर लो और अच्छे से याद हो जाएगा। बाकी जब अपन क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो और भी बढ़िया से याद हो जाएगा, ठीक है। तो अधिकारों के प्राकृतिक अधिकार में अपन ने क्या पढ़ा? एक तो इसके समर्थक हॉब्स, लोक, रूसो, प्रिस्टले, हुकर, वाल्टेयर, मिल्टन, थॉमस पेन। मानेगा क्या कि अधिकार प्रकृति द्वारा दिए गए हैं। आगे चलते हैं अपन वैधानिक कानूनी सिद्धांत। नाम में छिपा है कि अधिकार किसे मानता है? ये जो कानून बना करके दिए गए हैं वही अधिकार है। इसके समर्थक हैं हॉब्स। देखिए हॉब्स दोनों में आएगा, ठीक है, हॉब्स दोनों में आएगा। हॉब्स, ऑस्टिन जिसने संप्रभुता का सिद्धांत दिया था, हॉब्सन, बोधा, ये वैधानिक कानूनी सिद्धांत को मानते हैं अधिकारों के संदर्भ में। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य अधिकारों का जन्मदाता, उन्मूलनकर्ता, संशोधन करता है। समस्त अधिकार विधि कानून से मान्यता प्राप्त करते हैं। ऑस्टिन कहता है संप्रभु के आदेश ही कानून है। बेंथम, अधिकारों का सृजक कानून है। अधिकारों का सृजक कानून है। वास्तव में अधिकार कुछ भी नहीं है, कानून की रचना मात्र होते हैं। अब इसकी आलोचना करनी हो तो इसकी आलोचना है, समस्त अधिकार राज्य नहीं बनाता है, जैसे उत्तराधिकार। अब इसकी आलोचना करेंगे रूढ़िवादी, जो रूढ़ी, परंपरा, प्रथाओं को मानते हैं। हेनरी मैन, मैकाइवर, ये इसके आलोचक हैं। मैकाइवर सबसे बड़ा आलोचक है। ये कहता है राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों है। राज्य कानून का शिशु भी है और कानून का निर्माता भी है, जनक भी है। राज्य परंपरा, रूढ़ि से यदि छेड़छाड़ करेगा तो राज्य टूट जाएगा। कानून बदलते रहते हैं किंतु अधिकार कभी नहीं बदलते हैं। कानून बदल जाते हैं लेकिन अधिकार हमेशा बने रहते हैं। राज्य निरंकुश प्रवृत्ति का हो सकता है। लोक कल्याण के विपरीत राज्य अधिकार नहीं बना सकता है। यानी कोई जब आप कह रहे हो कि कानून बना देगा वो अधिकार है, नहीं है, तो ये आलोचना करते हैं कि लोक कल्याण के विपरीत क्या फिर कोई ऐसा भी कानून बना दोगे आप जिससे जन कल्याण नहीं हो। फिर तीसरा आता है सिद्धांतों में, दो सिद्धांत देख लिए अपने, प्राकृतिक सिद्धांत देख लिया और दूसरा अपन देखा है वैधानिक कानूनी सिद्धांत। तीसरा है समाज कल्याण संबंधी अधिकारों का सिद्धांत। इसका सबसे प्रबल समर्थक है रास्को पाउंट, जो क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर। अन्य समर्थक है रिची, सालमंड, ग्रीन, लास्की। नाम में अर्थ छिपा है, यानी अधिकार उसे माना जाएगा जिससे समाज कल्याण हो। ऐसा अधिकार नहीं होगा जिससे समाज कल्याण नहीं हो रहा हो। समस्त अधिकार समाज कल्याण के परिप्रेक्ष्य में उत्पन्न होते हैं। समाज हित और लोक कल्याण अधिकारों के स्वरूप को निर्धारित करता है। समाज हित निर्णय के विपरीत कोई भी कानून अधिकार के रूप में स्थापित नहीं हो सकता है। ग्रीन की कोटेशन है, अधिकार वह शक्ति है जो लोक कल्याण के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति हित में प्रयोग की जाती है। अधिकार शक्ति है कैसी? जो लोक कल्याण के लिए बनी गई है, लोक कल्याण के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति हित में प्रयोग की जाती है। लास्की, अधिकार व्यक्ति के विकास की वह उच्चतम अवस्था है जो अविच्छिन्न, अटूट रूप से जुड़ी हुई है, क्योंकि इससे व्यक्ति हित सुरक्षित होता है। यानी समाज कल्याण किसकी बात कर रहा है? कि जिसमें समाज का कल्याण हो, जिसमें व्यक्ति का हित हो, ऐसे अधिकार दिए जाने चाहिए। अब समाज कल्याण क्या हो, जैसे मैं भी आपको अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ,
कि वास्तव में समाज कल्याण का मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं। तो पहले इसकी आलोचना यही है कि समाज कल्याण का अर्थ स्पष्ट नहीं है। बिना राज्य की मान्यता के समाज कल्याण निर्धारित नहीं होता है। निर्धारित कौन करेगा? राज्य निर्धारित करेगा। राज्य निर्धारित कर रहा है तो क्या बन गया? ये कानूनी अधिकार बन गया। तो कानूनी अधिकार के समर्थक ये कहते हैं, कानूनी सिद्धांत के समर्थक ये कहते हैं कि राज्य की मान्यता नहीं मिली तो समाज कल्याण को कैसे निर्धारित करेगा जी। और व्यक्ति हित और समाज कल्याण में संघर्ष होने पर व्यक्ति हित को गौण कर दिया जाएगा। भाई व्यक्ति का, एक एक व्यक्ति का हित तो आप कर नहीं सकते हो, आप पूरे समाज का कल्याण करोगे। अगर दारू पीने वाला व्यक्ति, जब 10 लोग बैठते हैं, वो कहे कि यहाँ दारू का ठेका नहीं खुलना चाहिए, तो सारे लोग कहेंगे साहब नहीं खुलना चाहिए। अब उनमें एक व्यक्ति, चाहे वो दारू पीने वाला ही हो, वो भी ये कहेगा कि हाँ साहब नहीं खुलना चाहिए। तो व्यक्ति हित क्या हो गया? गौण हो गया। यहाँ पर एग्जाम्पल थोड़ा अटपटा है, लेकिन समझने की दृष्टि से सही है कि समाज कल्याण के संघर्ष में, अगर दोनों में संघर्ष हो गया, व्यक्ति के हित में, समाज कल्याण में, तो समाज कल्याण ही रहेगा, व्यक्ति का हित तो गौण हो गया। फिर आगे चलते हैं अपन। ऐतिहासिक सिद्धांत। ऐतिहासिक सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत, व्यक्तिवादी सिद्धांत, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक अपन इसी वीडियो में कवर करते हैं। थैंक्स।